इस क्लास में हम राष्ट्रभाषा को समझेंगे, उसके क्या कसौटियाँ होती है किसी भाषा की राष्ट्रभाषा होने की, तथा उसके बाद हम देखेंगे कि स्वतंत्र आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ। और फिर वहाँ के बहुत जो कि स्वतंत्र आंदोलन और उससे पहले भी जैसे कि भारत के अंदर बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने हिंदी के लिए क्या क्या कथन कहे थे। उसके बाद जैसे संविधान के अंदर क्या प्रावधान है, और भी जैसे कि वो संपर्क भाषा किसे कहते हैं, ये सब इस क्लास में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा का तात्पर्य क्या होता है, तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो कहें तो वह क्षेत्र जहाँ पे अधिकतम लोग उस भाषा का प्रयोग करते हो और उस भाषा का सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव भी हो। तो उसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी देश की उस भाषा से जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हो तथा जिसके साथ उनका सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है। सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव और अधिकांश लोग बोलते हो। ठीक है, ये राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन है। और किसी भी भाषा के राष्ट्रभाषा होने की क्या क्या कसौटियाँ हैं वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रभाषा की कसौटियाँ, राष्ट्रभाषा की कसौटियाँ क्या है, तो मुख्य रूप से हम कुछ पॉइंटों के साथ इसको पढ़ेंगे। तो इसके साथ आप हिंदी को कंपेयर करना कि हिंदी इस कसौटियों पे खरी उतरती है कि नहीं। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं कि वहाँ किसी देश की सभी अधिकांश व्यक्ति उस बोली को बोलते हो, तो हिंदी उसको बोलती है। तो लिख लेते हैं, देश की अधिकांश या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, बोलने वाले देश के विभिन्न हिस्सों में तथा भाषा एक संपर्क सूत्र साधना, यानी जो कि ये है पूरा देश मान लीजिए। तो ऐसा नहीं हो कि वो इसी क्षेत्र के अंदर अधिकांश लोग हैं रहते हैं और यहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ होने चाहिए, यहाँ होने चाहिए, यहाँ होने चाहिए। तो सभी आपस में एक संपर्क सूत्र के साथ उस भाषा का प्रयोग करते हो। तो क्या लिख सकते थे, बोलने वाले देश में वे व्यक्ति विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, विभिन्न हिस्सों में रहते हो तथा भाषा एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करती, संपर्क सूत्र के रूप में काम करती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं कि इसका शब्द भंडार व्यापक होना चाहिए, जो कि सभी जो कि भारतीय भाषा है उनका शब्दों को अपने अंदर संजोए रखे। तो शब्द भंडार क्या व्यापक होना चाहिए, व्यापक क्या होना चाहिए, तो ये सभी भाषा हुए, सभी भाषाओं के शब्दों को वह संजतापूर्वक स्वीकार कर सके। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इस भाषा उस देश में उस भाषा का सांस्कृतिक महत्व भी होना चाहिए। सांस्कृतिक महत्व
सांस्कृतिक महत्व होना चाहिए। ठीक है, 5 ले लेते कि उसका व्याकरण सरल होना चाहिए। व्याकरण सरल, व्याकरण सरल क्यों होना चाहिए? तो जो इस भाषा को नहीं जानते हो वो भी इसे आसानी से सीख सके। ठीक है, 5 और छठा नंबर ले लेते हैं। व्याकरण होगी इसकी ध्वनि विन्यास, ध्वनि संरचना व्यापक हो, कोई शब्द भंडार की जैसे, तो ये अधिकांश भाषाओं को संजोए रखें। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं कि इसकी लिपि हो ना, लिपि ऐसी होनी चाहिए कि देश की सभी भाषा के ध्वनि संकेत आसानी से लिखे जा सके। 8वां पॉइंट, साहित्य क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में रचा गया हो। ठीक है, साहित्य क्षेत्र ऐसा नहीं कि एक ही इलाके में रचा गया हो, विभिन्न क्षेत्रों में इसका साहित्य रचा हो गया, विभिन्न क्षेत्र में रचा गया हो। ठीक है, 9 नंबर 9 पॉइंट, लास्ट पॉइंट ले लेते हैं इसका कि वो इस भाषा का राष्ट्र आंदोलन और सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाई हो। ठीक है, ये सब इसके पॉइंट हो गए राष्ट्रभाषा के। तो इन कसौटी पे लगभग सभी पे खड़ी उठती थी। पहला पॉइंट क्या है कि अधिकांश व्यक्ति बोलते थे, हिंदी को भी बोलते लगभग, लेकिन दक्षिण भारत में जाओगे तो हिंदी ना के बराबर बोलते, लेकिन एक संपर्क सूत्र के रूप में है। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं कि ये संपर्क सूत्र के रूप में शब्द भंडार व्यापक होना चाहिए, सांस्कृतिक महत्व होना चाहिए, व्याकरण सरल होना चाहिए, कोई दूसरा आदमी आसानी से समझ सके। उसके बाद में इसकी ध्वनि संरचना व्यापक होनी चाहिए, और लिपि जो कि किसी देश की अन्य भाषा यानी इसी देश की अन्य भाषाओं को भी उसकी ध्वनि संकेतों को लिख सकें। साहित्य की विभिन्न रचनाएं इसके अंदर की जानी चाहिए, राष्ट्र आंदोलन और सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाई हो। ठीक है, ये सब इसके मुख्य पॉइंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी है ना, इसका ऐतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ। ऐतिहासिक विकास का तात्पर्य क्या समझे हम? तो ऐतिहासिक विकास का तात्पर्य ये समझे कि हिंदी का प्रयोग किस रूप में और इतना व्यापक रूप से हिंदी का विकास राज्य भाषा के रूप में आज के समय में क्यों है, इसका प्राचीन रूप देख लेते हैं। तो क्या था, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, ऐतिहासिक विकास यात्रा। तो इसके अंदर हम पॉइंट रूप में देखें तो हमारे सबसे आदिकाल और भक्ति काल में विभिन्न साहित्य लिखे गए जो विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुए देश। ठीक है, ये हिंदी के अंदर इसका विकास सामान्यतः हुआ है। ठीक है, हिंदी उसका एक प्राथमिक सोर्स कहा जा सकता है। उसके बाद में देश के अंदर दो आंदोलन हुए थे, भक्ति और दूसरा आंदोलन कौन सा है? देश के अंदर दो आंदोलन थे, भक्ति और दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन। इनके अंदर भी हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि देश के अंदर भाषा के रूप में क्या क्या घटनाएं घटी गई। तो 1956 के अंदर
हिंदी, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। ये दरअसल हिंदी का नहीं है वैसे, लेकिन हिंदी इसके अंदर महत्वपूर्ण रोल करती है। ठीक है, तो जैसे कि भाषा के रूप में क्या क्या विकास हुए वो देख सकते हैं हम। तो आदिकाल भक्ति काल के अंदर बहुत से साहित्य मिलते हैं। आंदोलन दो थे, भक्ति और स्वतंत्र आंदोलन। इसके अंदर महत्वपूर्ण भाषा ने सबसे बड़ा रोल किया था, उसके अंदर हिंदी था। भाषा यादव पर राज्यों का विभाजन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 1953 के बाद राष्ट्रभाषा का जो संकल्प था वो वहीं के वहीं रह गया। राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भाषा का विकास नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं कि स्वतंत्र आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ। स्वतंत्र आंदोलन के अंदर बहुत से, जैसे पश्चिमी देश यानी विश्व के अंदर भी हम देख सकते हैं, तो वहाँ के वोल्टेयर है वगैरह, इन्होंने भाषाई ताकत के आधार पर आंदोलन खड़े कर दिए और वहाँ पे बहुत बड़े साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था। तो इसके अंदर हिंदी, भारत के अंदर भी भाषा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसमें से हिंदी का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आंदोलन इससे भी पहले की कुछ घटनाएं भी देखेंगे। पहले की भी घटना जो हिंदी के पक्ष में थी, जैसे कि अकबर के समय से देखते हैं। अकबर से लेके लगभग 3 शताब्दी तक हमारी राजभाषा फारसी रही। ठीक है, उसके बाद में 1833 के बाद निचले स्तर पर उर्दू और ऊपरी स्तर पर अंग्रेजी राजभाषा के रूप में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अस्तित्व बना रहा। ठीक है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद में जैसे कि इन सभी के साथ महत्वपूर्ण फोर्ट विलियम कॉलेज था, ईसाई मिशनरीज थे जिन्होंने हिंदी को सबसे बड़ा माध्यम बनाया अपने सामाजिक धार्मिक नवजागरण वगैरह। इनके अंदर भी हिंदी को एक बहुत बड़ा हथियार बनाया गया। ठीक है, तो ले लेते 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरीज फोर्ट विलियम कॉलेज एवं सामाजिक धार्मिक नवजागरण ये नहीं देखेंगे इनके कार्य क्या आता है, मतलब कि ये पश्चिमी सोच को आगे बढ़ाने या ये सब कुछ इनके प्रचार के लिए, धर्म को प्रचार के लिए, ये नहीं। लेकिन इसके माध्यम हिंदी रहा, हिंदी माध्यम। तो ये हिंदी विकास का सबसे बड़ा पहलू कहा जा सकता है। हिंदी के विकास के अंदर इनका भी योगदान रहा है थोड़ा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि स्वतंत्र आंदोलन के अंदर, ये पुरानी कुछ बातें हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन के पहले हम कुछ एक ले लेते 1864। ठीक है, 1864 में एक बॉम्बे में फ्री चर्च कॉलेज, उसके एक प्राध्यापक थे, उनका नाम था श्री पेठे। उन्होंने एक राजभाषा नाम की पुस्तक लिखी थी। राजभाषा नाम की पुस्तक लिखी थी, वो मराठी में लिखी थी, मराठी। उसमें उन्होंने जोर दिया था कि हिंदी इनकी दृष्टि से राजभाषा के रूप में, राजभाषा भारत की भाषा के रूप में
खरी उतरती हैं। ठीक है, तो इन्होंने पैठे ने कहा था कि ये हिंदी ही एक भाषा है जो राजभाषा का रूप ले सकती है। ठीक है, अब स्वतंत्र आंदोलन भी देख लेते हैं हम। स्वतंत्र आंदोलन के अंदर जैसे कि पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, इंदौर अधिवेशन है, इसके अंदर बहुत सारे अधिवेशन हैं। तो हम पहला पॉइंट ले लेते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका, अखिल भारतीय कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए एक भाषा पर जोर दिया। उस पे हिंदी सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त पाई गई। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि 1980 यानी 1918 में इंदौर अधिवेशन जिसके अंदर महात्मा गांधी ने अपना मत रखा था। उन्होंने कहा था हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए, ये उनका कथन था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि 1980 का इंदौर अधिवेशन, उसके बाद 1925 का कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने सारे कार्य प्रादेशिक भाषा और हिंदी का प्रयोग का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, ये सब इन्होंने किए थे। उसके बाद में हम देख लेते हैं आगे एक सी राजगोपालाचारी, जो कि हमने आगे भी पढ़ा था कि जिन्होंने पार्लियामेंट यानी संसद नहीं, संविधान सभा के अंदर नेशनल लैंग्वेज के स्टेट लैंग्वेज सबका प्रयोग किया था, जो आगे अनुवाद के रूप में राजभाषा हो गया। तो 1939 में सी राजगोपालाचारी जी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने का सुझाव दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा है भी होगी। ठीक है, ये इनका पॉइंट था। ठीक है, और फिर आगे जाके सी राजगोपालाचार्य 1937 के अंदर मद्रास के अंदर हिंदी सम्मेलन हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन। वहाँ पे एक प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के सभी कार्यवाही हिंदी में हो। ठीक है, ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा हिंदी के महत्व को बढ़ाने के लिए किए गए कार्य थे। उसके बाद में सी राजगोपालाचारी के बाद हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले लेते। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने हिंदी वर्ग का आरंभ किया तथा उन्होंने एक काठियावाड़ी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी।
संस्था बनाई थी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ठीक है, ये हो गया सरदार वल्लभ पटेल का। सबसे महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं सब सुभाष चंद्र बोस जी का। तो सुभाष चंद्र बोस तो इन्होंने मुख्य बहुत अच्छा कथन कहा था। तो वो कथन है, यदि हम लोग ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी भाषा होगी हिंदी। उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का कथन था। उसके बाद में बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि बुक के अंदर दे रखे हैं, जो आप देख लेना। महात्मा गांधी है, जो केशव नंदन है जो कि ब्रह्म समाज के थे। उसके बाद में बहुत से सुमित्रानंद पंत का भी है, महात्मा गांधी का है, एनी बेसेंट का है, इंदिरा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू जी का भी है। बहुत सारे कथन हैं जो आप देख लेना है। ज़्यादातर ये 2-3 इम्पोर्टेंट है, बाकी आप सामान्य रूप से एक नज़र डाल लेना। उसके बाद में एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा। अब संपर्क भाषा किसे कहते हैं? संपर्क भाषा किसे कहते हैं? तो संपर्क भाषा किसे कहते हैं? तो सामान्य हमने देखा था कि वो जो किसी राजभाषा के रूप में कसौटियों के अंदर हमने देखा था कि संपर्क सूत्र के रूप में वो स्थापित हो। तो ऐसी भाषा जो दो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करें, ठीक है, वो संपर्क भाषा कहलाती है। अब संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के अंदर क्या अंतर होता है? संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा अंतर। तो सामान्य अंतर देख लेते हैं कि संपर्क भाषा कैसे कहते हैं। तो दो अलग अलग विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच जो संपर्क सूत्र स्थापित करती है वो संपर्क भाषा कहलाती है, यानी एक भाषी, दो भाषी और तीसरी ये, ठीक है। और राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो राष्ट्रभाषा उसके अंदर संपर्क भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोनों भाषिक क्षेत्रों के अंदर वही भाषा सेम रहती है। तो संपर्क सूत्र के रूप में राष्ट्रभाषा काम आ जाती है। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं अंतर के रूप में? तो जिन देशों में भाषिक वैविध्य कम हो, ठीक है, वैविध्य कम होता है, वहाँ संपर्क भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। या कम होती है, ठीक है। वहाँ राष्ट्रभाषा ही संपर्क भाषा के रूप में काम करती है, संपर्क भाषा के रूप में काम करती है, ठीक है। ये हो गए इसके संपर्क भाषा कैसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे, हिंदी का संवैधानिक विकास। इसके बाद में जैसे कि टेक्नोलॉजी वगैरह सब ले लेंगे, वो अगली क्लास में देंगे। इस क्लास में हम संवैधानिक विकास देख लेते हैं। हिंदी की संवैधानिक विकास या संवैधानिक विकास या स्थिति, जो भी पॉइंट है आप देख लेना। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा कब मिला था? तो ये 14 सितंबर 1949 के अंदर इसको
राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, हिंदी के तौर पर। उसके बाद में संविधान के अंदर जो राजभाषा है उसके प्रावधान कहाँ कहाँ मिलते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में राजभाषा के प्रावधान, भारतीय संविधान राजभाषा तो भाग 5, 6 और 17 में मिलते हैं। 17 का शीर्षक ही राजभाषा है, ठीक है। इसके अंदर अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक ये सब राजभाषा के बारे में। और इन अनुच्छेदों और भाग 17 को मुंशी अयंगर फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 120 1, 2 और अनुच्छेद 210 में भी राजभाषा के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए। तो हम अलग अलग को विस्तार से पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहला अनुच्छेद ले लेते हैं, अनुच्छेद 121। इसके अंदर क्या कहा गया है, तो संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में, ठीक है। मुख्य रूप से मैं आपको बोल के समझा देता हूँ तो आसानी होगी, इसके अंदर लिखूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज हो जाएगी। तो जो संसद के अंदर जो भी कार्य होते हैं, जो भी सांसद वगैरह होती है, जो अपने बोलचाल के अंदर उपयुक्त भाषा लेते हैं, तो वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति अगर इन दोनों भाषा में बोलने के लिए समर्थ नहीं है, जो भी सदस्य और सांसद वगैरह है, तो राज्यसभा के लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति उस सांसद को अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए अधिकृत कर सकता है, अनुमति दे सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसी का 122। इसके अंदर कहा गया था कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, आप बुक के अंदर विस्तार से देख सकते हो, तो शॉर्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। मुख्य कि इसके यही पॉइंट है। उसके बाद में अंग्रेजी का लोप हो जाएगा और हिंदी का प्रयोग होगा, जब तक कि कोई अन्य प्रावधान ना आ जाए, अन्य प्रावधान ना कर दिया जाए। 15 वर्ष यानी 1965 तक, 26 जनवरी 1965 तक। उसके बाद में अनुच्छेद 210 यानी 210, इसके अंदर क्या था, वही था जो हमने 102 के अंदर पढ़ा था। ये संसद के बारे में, ये राज्य विधानमंडल के बारे में। तो राज्य विधानमंडल के अंदर राज्य भाषा हिंदी, इंग्लिश या राज्य भाषा में से, यानी राज्य की राजभाषा के अंदर कार्य होंगे, यानी विधायक अपनी बातें रख सकता है, लेकिन इसके अध्यक्ष उनको मातृभाषा में बोलने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। जब ये इन भाषाओं के अंदर परिष्कृत या उनमें ना बोल पा रहे हो तो विधायक अनुमति ले सकते हैं अध्यक्ष के पास से, ठीक है। ये हो गया 210। उसके बाद हम देख लेते हैं 17वां भाग, उसके अंदर अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। 17 भाग के अंदर अनुच्छेद 343 के अंदर देख लेते हैं। भाग 17 अनुच्छेद 343, उसके अंदर बताया गया है कि संघ की भाषा है ना, संघ की भाषा राजभाषा वो तो हिंदी है, और लिपि देवनागरी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिखा गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए जो भारतीय अंक
अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप। चौथा है कि ये जो कि इंग्लिश भाषा है, इसके अंदर ही मतलब कि मिलता है पॉइंट 15 वर्षों तक इंग्लिश का प्रयोग। ये अनुच्छेद 343 के अंदर है। अनुच्छेद 344 के अंदर ले लेते हैं तो हमने जो आयोग वगैरह, राष्ट्रपति ने जो आयोग का बनाए थे, तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष और 10 वर्ष के बाद वो राजभाषा आयोग हिंदी के विकास के लिए एक आयोग का गठन करेगा, जो संसदीय समिति द्वारा उस आयोग की सिफारिशों पर सुझाव दिए जाएंगे। फिर राष्ट्रपति उनमें से कुछ प्रावधान को लागू करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 345 राजभाषा विधानमंडल है। अनुच्छेद 345 इसके अंदर कहा गया कि राज्य विधानमंडल है वो शासकीय प्रयोजन के लिए, जैसे पंजाब का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उन्होंने शासकीय प्रयोजन के लिए पंजाबी को अधिकृत किया है। तो राज्य विधानमंडल शासकीय प्रयोजन के लिए किसी भी भाषा को स्वीकार कर सकता है। ठीक है। जो विधि बनाकर किए जाएंगे। ठीक है। नहीं, अगर शासकीय प्रयोजन के लिए किसी भी भाषा को स्वीकार नहीं करेंगे तो अंग्रेजी ही यथावत चलेगी वहाँ पे। ठीक है। ये इसके पॉइंट हो गए। उसके बाद में अनुच्छेद 346 के अंदर जो भी इसके अंदर अलग अलग बताया गया कि पत्रचार वगैरह किस भाषा में हो, तो संघ द्वारा निर्धारित भाषा में राज्य संघ सरकार के साथ पत्र व्यवहार होगा, राजभाषा में होगा। ठीक है। यदि 2 राज्य परस्पर हिंदी स्वीकार करते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि दक्षिण के राज्य 2 भाषा कह रहे हैं कि मैं तो हिंदी में प्रयोग करें तो वो कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन संघ ने निर्धारित की राजभाषा के रूप में, तो राज्य और राज्य संघ सरकार वो उसी में क ख वगैरह वो हमने खंड बांटे थे वो वाले। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 347 के अंदर कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी भाषा को शासकीय मान्यता दे सकता है जहाँ की अधिकांश जनता उसका प्रयोग करती हो। तो लिख लेते हैं राष्ट्रपति किसी भाषा को शासकीय मान्यता दे सकता है। शासकीय किसी भाषा मतलब कि वे भाषा जो वहाँ की जनता, उस क्षेत्र की अधिकांश जनता उस भाषा को लोकप्रिय है, वो अधिकांश जनता उस भाषा को मानती है। जैसे कि राजस्थान के अंदर मारवाड़ी मानती है, तो वो राष्ट्रपति चाहे तो मारवाड़ी को शासकीय मान्यता दे सकता है ऐसे। ठीक है। फिर अगला अनुच्छेद है 348 तो थोड़ा विस्तृत है। उसके अंदर संसद विधि द्वारा कई उपबंध ऐसा कुछ इसके अंदर दे रखे हैं, तो हम इसको विस्तार से थोड़ा सा देखेंगे ये क्या क्या है। तो इसके अंदर बताया गया कि 348 के अंदर पीछे हमने सारे देख लिए थे कि क्या क्या शासकीय भाषा वगैरह हो सकती है। तो इसके अंदर बताया गया कि अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ होगा। अंग्रेजी का प्रयोग ठीक है। अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ कोई संसद विधि ना बना दे, संसद अलग से विधि ना बनाए, वहाँ पे अंग्रेजी का प्रयोग होगा। ठीक है। और कहाँ कहाँ अंग्रेजी का प्रयोग होगा, तो पहला पॉइंट ले ले सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट की सभी कार्रवाई में। दूसरा
पॉइंट ले लेते हैं कि संसद प्लस विधानमंडल में प्रस्तुत विधेयक या प्रस्तावित संशोधन। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सभी जो कि अधिनियम है संसद में लाए जाते हैं और राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय के कार्यों में हिंदी भाषा या उस राज्य की मान्यता प्राप्त भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। ठीक है, और लेकिन उसके आदेश, निर्णय और डिक्री सभी इंग्लिश में होंगे। ये है इसका प्रावधान। तो क्या लिखे, तो किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई को हिंदी या अन्य भाषा कर सकता है, लेकिन ये बात उसके न्यायाधीश के या न्यायालय द्वारा जारी दिए गए आदेश पर लागू नहीं होते हैं। आदेश, निर्णय, डिक्री पर लागू नहीं होते। ठीक है, ये हो गया लगभग, इसका पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए हमारे हिसाब से। तो और एक आधा कोई पॉइंट रहा होगा तो आप बुक में देख लेना। अनुच्छेद 349 कहता है कि 345 हाँ, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। तो कोई भी प्रस्ताव लाएंगे राजभाषा संबंधित कोई भी प्रस्ताव किसी भी प्रकार का प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 350 क्या कहता है, तो 50 कहता है भाषाई अल्पसंख्यकों की बात करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों की बात करता है। तो राष्ट्रपति इसके लिए एक विशेष अधिकारी, राष्ट्रपति विशेष अधिकारी का राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक राष्ट्रपति विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और जो प्राथमिक शिक्षा है, जो बच्चों के लिए प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ये इसमें लिखा हुआ है। और लास्ट अनुच्छेद रहा है अनुच्छेद 351। इसके अंदर संघ के कर्तव्य बताए गए। संघ के कर्तव्य, तो संघ के कर्तव्य क्या क्या है, तो भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, प्रचार, अन्य यानी 8वीं अनुसूची में दे रखी है, उसके साथ आत्मसात और अन्य भाषाओं से शब्दग्रहण को बढ़ावा और कार्य करेगा इस पर। ठीक है, ये सब इसके अंदर अनुच्छेद 351 के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आप देख लेना उसके अंदर क्या क्या लिखे हुए। अब हम देख लेते हैं कि संविधान के अंदर कुछ भाषाएं दे रखी है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं,
तो उनके प्रावधान वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या ये पॉलिटी के अंदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके संविधान संशोधन के अंदर भी देख लेते हैं। तो संविधान में कुछ भाषाएं, जैसे कि प्रारंभ में 14 भाषा थी, ठीक है। 21 संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में आया, उसके अंदर सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद में 71 आया, ये संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, नेम को ऐसे याद रखना, नेम को। अब मैं इसको क्रमबद्ध ऐसे याद रखता हूँ, तो सिंधी नेम को बोर्ड पर मैथ सॉल की, तो ऐसे याद की। तो सिंधी पहले 21 संविधान संशोधन, 71 संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, नेम यानी मैथिली, को यानी बोडो, को यानी कोकड़ी, ठीक है। नेम म है ना, मैथिली नहीं होगा, म यानी मणिपुरी, ठीक है। उसके बाद में अगला आ जाता है 71 हो गया। उसके बाद 92 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके अंदर 4 भाषा जोड़ी गई। तो सिंधी नेम को बोर्ड पर मैथ सॉल्व की, तो पहला मैथिली, बोर्ड यानी बोडो, ड यानी डोंगरी और सॉल यानी संथाले। और इन सभी को 14 + 1 15, 15 + 3 15 + 3 + 4 कितने हुए, तो 22 टोटल भाषा टोटल। अब देख लेते हैं कि भाषा के संबंध में कहाँ भारतीय भाषाओं के संबंध में कहाँ अनुच्छेद में जिक्र है भारतीय भाषा के बारे में। अनुच्छेद 3441 में और अनुच्छेद 351 में आया है भारतीय भाषाओं के बारे में। अब देख लेते हैं कि टोटल 55 भाषाएं कौन कौन सी है, चित्रवार देख लेते हैं। जैसे कि हम भारत का मैप बना लेते हैं। ये भारत का मैप है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे असम है, तो यहाँ पे असम यहाँ आ जाती है, ठीक है। असम यहाँ आ गया। यहाँ पे नेपाल है, तो यहाँ पे नेपाली, ठीक है। यहाँ पे मणिपुर आ जाता है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे बंगाली आ जाता है, बंगाली। यहाँ पे ओडिशा है, तो उड़िया भाषा, उड़िया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ले लेते कश्मीरी, यहाँ पे सिंधु नदी बैठती है, तो यहाँ पे सिंधी, ठीक है। यहाँ पे पंजाब आ जाता है, तो ये पंजाबी, ठीक है। पंजाबी के बाद जो कि हमारी संस्कृति है, तो यहाँ पे जैसे कि संस्कृत यूपी वगैरह क्षेत्र में तो संस्कृत ले लेते हैं, संस्कृत। फिर संस्कृत के बाद ये हिंदी क्षेत्र है पूरा, तो हिंदी। यूपी वगैरह में थोड़ी उर्दू वगैरह भी बोली जाती है, तो उर्दू ले लेते हैं, उर्दू, ठीक है। फिर ये गुजरात क्षेत्र आ जाता है, तो गुजराती। ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, तो मराठी, ठीक है। ये कर्नाटक का क्षेत्र, तो कन्नड़। ये गोवा वगैरह है, तो गोवा में कोकड़ी बोली जाती है, कोकड़ी, ठीक है।
ये केरल के अंदर मलयालम। ये तमिलनाडु के अंदर तमिल बोली जाती है, तमिल। यहाँ पे तेलंगाना आ जाता है तो तेलुगु। ठीक है। उसके बाद असम के अंदर कुछ मेघालय वगैरह यहाँ पे, और यहाँ पे असम के अंदर एक बोडोलैंड की स्थापना के बारे में भी बहुत बार हमने न्यूज़ के अंदर जिक्र भी देखे। तो यहाँ पे बोडो। और जो यहाँ पे बिहार वगैरह क्षेत्र है तो यहाँ पे मैथिली। ये झारखंड वगैरह क्षेत्र के अंदर संथाली। ठीक है। संथाली के बाद एक लास्ट फाइनल कौन सी रही है? डोंगरी। ये यहाँ नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अंदर, ये यहाँ पे आसपास त्रिपुरा के ऊपर जो मिजोरम वगैरह आसपास है, तो डोंगरी। ठीक है। तो ये 22 भाषा हो जाती है। ठीक है। इसके साथ ये भाषाई खंड कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे जो कि हमारे बुक के अंदर दे रखा है वो है यहाँ पे संपर्क भाषा नहीं, मेरे हिसाब से आगे कुछ वो दे रखे होंगे, संचार माध्यम वगैरह। ये सब तो हम अगली क्लास में करेंगे।